स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया हमने स्टडी किया था और हमने बायोडाइवर्सिटी को परिभाषित भी किया था कि बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पर, दैट इज़ स्पेसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के तहत उसका हम अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो 3 हमने इस भागों में बांटा है। पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, इट इज़ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी हैज़ probably been possible because of the habitat diversity on Earth. It refers to the variety of species within a region. This diversity could be measured on the basis of number of species in a region. The term biodiversity is commonly used as a synonym of species diversity. It actually refers to species richness in terms of number of species in a site or habitat. स्पीसीज डाइवर्सिटी जो आज इस पृथ्वी पर मौजूद है, या जितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, हम उसी को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। और एक तरह से ये बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम ही कह सकते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो विकास के क्रम, जो पृथ्वी पर जो जैविक विकास हुआ है, उस विकास का ही ये परिणाम है कि इतनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आज मौजूद हैं। और इसका एक मुख्य कारण है हैबिटेट डाइवर्सिटी। जिस तरीके से आवासों में परिवर्तन हुआ है, आवासों में विभिन्नता है, तो उस प्रकार से स्पीसीज पे भी विभिन्नता है। तो कुल मिलाकर के लिए किसी क्षेत्र की स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब वहाँ पर उस क्षेत्र में कितने विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसे ही हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ग्लोबल डाइवर्सिटी का मतलब विश्व भर की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो उसे हम ग्लोबल डाइवर्सिटी कहेंगे। इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। एज मैंशन बिफोर, एन एस्टिमेट ऑफ 1.4 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टू डेट। कुल मिलाकर के जो ग्लोबल डाइवर्सिटी के जो डाटाज हैं वो ये बताते हैं कि आज दिनांक तक पूरे विश्व भर में 1.4 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इसका मतलब वो अस्तित्व में है और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में अभी भी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं या जिनको आइडेंटिफाई करना बाकी है। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी के पुनः 3 लेवल्स होते हैं। एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होती है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, इट इज़ नंबर ऑफ स्पीसीज को एग्जिस्टिंग एट अ साइट। अल्फा डाइवर्सिटी का सीधा तात्पर्य है, मतलब है कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजाति। जैसे मान लिया हमने एक निश्चित क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर लिया। कोई सेंचुरी की बात करते हैं, एक बड़ी सेंचुरी ले ली कि ये चित्तौड़गढ़ की बात करें कि जैसे सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उस सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं तो वो वहाँ की अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मतलब सभी की, प्लांट्स की हों, चाहे माइक्रोब्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो। तो द अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स ऑफ सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एग्जिस्टिंग इन सीता माता वाइल्ड लाइफ is actually the alpha diversity. Beta diversity, it is the diversity between two neighboring communities. अब चूंकि जैसे हमने कहा कि हमने एक एरिया ले लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पूरा एक एरिया हुआ, उसकी जो डाइवर्सिटी वो अल्फा डाइवर्सिटी है। अब उसका जो पड़ोसी एरिया है, उसका जो नेबरिंग एरिया है, उसकी जो डाइवर्सिटी है और उन दोनों का कंपेरिजन एक्चुअली बीटा डाइवर्सिटी कहलाएगा। जैसे हम बात करें, हम चित्तौड़ के निवासी हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, दुर्ग है, पहाड़ है। उस पहाड़ को भी हम एक अलग ही एक साइट मानते हुए उस पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं तो उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अल्फा डाइवर्सिटी। पर उस पहाड़ से जस्ट नीचे जो मैदानी इलाका है, जो शहरी भाग है, या उसके पीछे का जो जंगल है, जो प्लेन एरिया है, उसको हम उसका नेबरिंग भाग मानेंगे। तो वहाँ पर जो मौजूद प्रजाति है और उस दुर्ग पर मौजूद जो प्रजाति है उसको हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ टू नेबरिंग एरियाज।
इस तरीके से गामा डाइवर्सिटी, इट इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन टू सेम टाइप ऑफ कम्युनिटीज एट डिफरेंट जोग्राफिकल लेवल्स लोकेशंस। ये अब चूंकि जैसे बीटा डाइवर्सिटी में अंतर आएगा कि दो पड़ोसी एरिया के अंदर कई सारी प्रजातियां समान भी होगी, तो कई ऐसी प्रजातियां भी होगी जो वहाँ की यूनिक है। तो जैसे मान लिया कि जो सीताफल के पेड़ हैं वो पहाड़ पे ज़्यादा है, चित्तौड़ फोर्ट पर ज़्यादा है, पर नीचे कम मिलेंगे, उनकी संख्या ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम मिलेंगे, तो ये वेरिएशन हो सकता है। गामा डाइवर्सिटी एक तरीके से क्या है कि ये भी एक कंपेरेटिव स्टडी है सेम एरिया की, पर उनकी लोकेशन अलग अलग हो। जैसे मान लिया कि अरब सागर है, अरेबियन ओशन, जो कि भारत के पश्चिमी छोर पर आता है, महाराष्ट्र से लेकर के केरला के उधर का जो भाग है वहाँ अरब सागर अरेबियन ओशन है। और उसकी पूर्वी तट की बात करें भारत की, तो वहाँ बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन है। दोनों ही सेम प्रकार के एरियाज़ हैं, क्योंकि ओशन से मेरीन बायोम्स हैं। तो दोनों मेरीन बायोम्स की जब हम स्पीसीज डाइवर्सिटी का एनालिसिस करेंगे तो उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहेंगे। या हम कहें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, मेघालय के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मिजोरम के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट केरला के जो है, उसको हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी, क्योंकि वो सेम एरिया, सेम टाइप की वेजिटेशन होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोर और लेस सिमिलर टाइप का एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। तो दो अलग अलग एरियाज़ की सेम हैबिटेट्स में या सेम एरियाज़ में, सेम कम्युनिटीज़ में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो वो गामा डाइवर्सिटी कहलाएगी। इस तरह से जो दूसरा बड़ा लेवल है बायोडाइवर्सिटी का, वो आता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट इज़ अ डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीसीज एंड अ वेरिएशन इन द जीन्स एंड देयर एलील्स इन द सेम स्पीसीज। इट इज़ यूजफुल इन एडेप्टेशन टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तरीके से, अगर हम किसी क्षेत्र में जितने भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही है, तो उनमें मौजूद जितने भी डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं वो वहाँ का जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी। और विद इन द स्पीसीज बात करें तो हर एक जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, एलील्स भी होती है, जिसे हम एलिलिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स फाउंड इन द जीन पूल ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन of a particular species, and if we consider the entire population of different species in the particular given area, then all the different gene pools, या हम कह सकते हैं कि जितने भी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले डिफरेंट जीन पूल्स हैं वो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये हेल्प करती है एडेप्टेशन के। एडेप्टेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो बदले हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करता है, और वो चेंज जेनेटिक लेवल पर आता है। ये कोई एक जनरेशन में चेंज नहीं होता है, एक सिंगल लाइफ स्पान में ये चेंज नहीं होता है। अगर कोई चेंज सिंगल लाइफ स्पान में हो रहा है, अपने उस इंडिविजुअल की जीवन काल में कोई चेंज आता है, तो वो अपने में अंदर बदलाव करता है, तो हम उसे एक्लिमेटेशन कहेंगे या एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। पर अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चेंजेस होते हैं और फिर जाकर कहीं पीढ़ियों बाद कोई बड़ी चेंज आके आता है, तो हम उसे एडेप्टेशन कहेंगे। तो एक फ़र्क है एडेप्टेशन और एक्लिमेटेशन में। विद इन स्पीसीज देयर आर नंबर ऑफ सब स्पीसीज वैराइटीज, जिसे हम सब स्पीसीज या वैराइटीज आर रिकॉग्नाइजेबल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज, फॉर्म्स or strains which slightly differs from each other. These differences are due to slight variation in their genetic organization. This diversity in the genetic makeup of a species referred to genetic diversity. तो ये जो अलग अलग प्रजातियों में भी फर्दर सब कैटेगरीज होती है, सब स्पीसीज, जिन्हें हम एनिमल्स में रेसेस भी कहते हैं और प्लांट्स के अंदर हम कॉमनली उन्हें वेराइटीज़ कहते हैं। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर जेनेटिक या जीन पूल। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण क्या है? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं, और वह मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन उस स्पीसीज के अंदर उनको सब स्पीसीज या वैराइटीज़ या रेसेस कहते हैं हम उनको। तो ये भी जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण होते हैं। A species with a large number of variety or strains is considered to be rich and diverse in its genetic organization.
Genetic variation arises in an individual of a species by genic or chromosomal mutations. Genetic variation within population is considered a prerequisite for adaptation and evolutionary change. And as such an important aspect of biodiversity, genetic variation is often expressed in terms of alleles and is mainly studied at the population level. Genetic variations can be measured by the different recent techniques like alloenzyme analysis, DNA fingerprinting, PCR, polymerase chain reactions, restriction site mapping, and DNA sequencing. ये जो वेरिएशंस जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है मतलब डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप के एलील्स है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इन वेरिएशंस। तो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं जीन्स के अंदर, इसका मुख्य कारण है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस। म्यूटेशंस हमेशा डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होते हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूस वेरिएशंस। कंटिन्यूस वेरिएशंस हमेशा पॉपुलेशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो सकते हैं, चाहे वो रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैमेट के कारण हो या क्रॉसिंग ओवर के कारण हो। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन के सोर्सेज हैं। और जो बड़ा चेंज जो लेके आता है पॉपुलेशन के अंदर, जेनेटिक उनके जीन पूल के अंदर, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो म्यूटेशंस होता है। और म्यूटेशंस आर एक्चुअली मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। एंड चूँकि म्यूटेशन जब चेंज लेके आएगा तो इट विल चेंज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट विल चेंज द एडेप्टेशंस। तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। In ecosystem there are many there may exist different landforms, each of which supports different and specific vegetation. Ecosystem diversity in contrast to genetic and species diversity is difficult to measure since the boundaries of the communities which constitute the variation of the various sub-ecosystems are not distinct. Ecosystem diversity could best be understood if one studies the communities in various ecological niches within the given ecosystem. Each community is associated with different complexes. These complexes are related to composition and structure of biodiversity. Loss of ecosystem diversity may be considered as the ultimate cause of loss of species and genetic diversity. Community diversity is a synonym of ecosystem diversity and is defined as the diversity of community types within larger areas. It should not be confused with habitat variety, which is an expression mainly used for different species of animals which have different habitats. Ecosystem diversity इसका रेंज काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू genetic diversity और species diversity, because species diversity is actually part of that किसी भी जब हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, कम्युनिटी मतलब किसी क्षेत्र के अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो कम्युनिटी कहलाती है। तो कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लिविंग इन अ geographical well defined geographical area. So and the ecosystem because the climatic conditions of the earth varies latitudinally and it varies at different geographical location, and climate has a major impact on the distribution of animals or plants. So at different geographical areas, there are different climatic conditions. So these climatic conditions are responsible for different type of communities. And when we talk about the different type of communities, then communities are actually a synonym of ecosystem, because in ecosystem we study about community as well as the abiotic factors as well. So there is variation, there are different type of ecosystems. So this diversity, this variations in ecosystem is actually called as ecosystem diversity. And ecosystem diversity is also correlated with the species diversity as well as the genetic diversity. Now, the most important question arises here: why we focus and why we stress mainly on biodiversity. कहीं पे भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर बात में आप कई विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिकों की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इवन गवर्नमेंट से कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो ये इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हमारी जैव विविधता या जो जैव संसाधन है उसका संरक्षण करना है।
संरक्षण क्यों करना है? क्योंकि जैव संसाधन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर लाइफ तभी रह सकती है जब हम जैव विविधता को संरक्षित कर पाएंगे। इवन मानव सभ्यता जो है वो मानव का सीधा, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सीधा रिलेशन अपने इकोसिस्टम से होता है। अगर इकोसिस्टम आप ख़त्म करेंगे, इकोसिस्टम ख़त्म होगा तो उसका असर वहाँ पर रहने वाली समस्त प्रजातियों पर होगा। इसलिए द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें जैविक या जो प्राकृतिक संसाधनों का जो रिसोर्स है वह बायोडाइवर्सिटी के कारण ही है। जैसे आज हम ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी क्या कहेंगे, आवश्यक है। अगर आज ऑक्सीजन ना हो तो शायद कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। ये ऑक्सीजन जो इस एटमॉस्फेयर में है, ये किसकी देन है? ये प्लांट्स की देन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की देन है। तो अगर हम प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर प्लांट्स की जो वेजिटेशंस है वो कम होगी तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन लेवल पे भी फ़र्क पड़ेगा, ग्लोबल ऑक्सीजन लेवल पर। हालांकि बहुत समय लगेगा इस चीज़ को, बट ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर हैं। ये सब क्या है? हमें प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये प्राकृतिक संसाधन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी से कोरिलेटेड ही हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड द जेनेटिक रिसोर्सेज। आज जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी की ही देन है। जैसे कि हम कई सारे जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या ह्यूमंस में डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए, या कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, कई सारी दवाइयों के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की सहायता लेते हैं। हम क्लोनिंग के लिए हम जनरली क्या करते हैं? माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज वगैरह को यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराते हैं। तो जेनेटिक रिसोर्सेज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बायोडाइवर्सिटी है तो स्टेबल इकोसिस्टम होगा। अगर किसी इकोसिस्टम में जैव विविधता कम होगी तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, और जब इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा तो उसका असर वहाँ पर मौजूद समस्त प्रजातियों पर पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज इन ए इकोसिस्टम। साथ में बायोडाइवर्सिटी का जो बैलेंस है वो एक उस एरिया में अवेलेबल जो एबायोटिक रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि हम उनको बिल्कुल ही कंज्यूम कर लें और कुछ नहीं बचे, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ को भी इंश्योर करता है बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है सभी के लिए। इस जीवन, पृथ्वी पर जो जीवन है उस जीवन का की स्थायित्व के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी अति महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में स्टडी करेंगे।